नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मिड डे मुद्दा में हम आज बात करेंगे संगम शरणम गच्छामि। जी हां, मध्य प्रदेश में बागियों के तेवर और प्रत्याशियों के विरोध के बाद बीजेपी एक बार फिर संघ की शरण में है। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी अपनों की बगावत चुनौती बन गई है। कई सीटों पर अपना टिकट कटने के बाद बीजेपी के नेता बागी हो गए हैं, तो कई जगह प्रत्याशियों को विरोध भी हो रहा है। बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। बालाघाट से वर्तमान सांसद बोध सिंह भगत ने भाजपा से बगावत तेवर दिखाते हुए निर्दलीय नामांकन भरा है। उनके साथ ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीधी मंडला समेत कई जगह बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध लगातार जारी है, जिससे साफ है कि बीजेपी अभी तक डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है। बात करें आरडी प्रजापति की, वो बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्ञान सिंह ने भले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन साफ कह दिया है कि वो बीजेपी प्रत्याशी ईमानदारी सिंह का सहयोग नहीं करेंगे। इन सब कारणों के चलते अब बीजेपी को संघ की शरण लेना पड़ रही है। पहले जबलपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, संघ के पदाधिकारी इसमें मौजूद थे, और अब आज भोपाल में संघ की बैठक हो रही है, जिसमें भोपाल समेत मध्य भारत की कई सीटों पर मंथन किया जाएगा। खास तौर से जो ग्वालियर, चंबल और महाकौशल है, उसको लेकर चुनौती बड़ी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। क्या संघ पूरी ताकत झोंकने के बाद बीजेपी की राह आसान कर पाएगा, या विधानसभा चुनाव की तरह बागी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले देखिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के नियमित कामकाज में कोई दखल देता है और ना कोई चुनाव में हिस्सा लेता है। संघ की एक विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर, उसके वैचारिक विस्तार के लिए वो अपना काम करते हैं। उनकी अपनी कार्य प्रणाली है और उसके लिए उनका अपना संगठन है, जिसकी समय समय पर बैठकें होती हैं। जिस बैठक की आप चर्चा कर रहे हैं वो भी बैठक उसी संदर्भ में है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम सब जानते हैं कि बीजेपी स्वीकार करे या ना करे, पर भारतीय जनता पार्टी का रिमोट हमेशा नागपुर में संघ के मुख्यालय में होता है। भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर संघ के लोग नियुक्त होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय संघ के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये रिश्तेदारी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश से जानना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी रिश्ते को क्यों छुपाती है, ये भी देश जानना चाहता है। तो दोनों के रिश्ते किसी से छुपे नहीं है। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय चाहे जो कुछ कहे, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि संघ के लिए बीजेपी के मायने क्या है, या बीजेपी के लिए संघ का मायने क्या है। कांग्रेस जो बात कर रही है वो भी किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल दोनों दलों का काम ही है आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना और लंबे समय से आप पॉलिटिकल बीटें देख रहे हैं, तो हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि दोनों क्या कह रहे हैं, लेकिन कुल मुद्दा यह है कि जो बीजेपी को संघ की शरण लेना पड़ी है, ली उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी थी, अभी की जो बैठक हो रही है उसके क्या मायने निकाले जाएं? मनोज जी, में आज जो बैठक हो रही है वो विशुद्ध रूप से जो चुनाव की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों पर जो प्रत्याशी चयन में जो गतिरोध है, जो विरोध हो रहा है, पिछले खासकर जो आपके भोपाल, विदिशा, इंदौर जो 3 सीटें हैं, उनको लेकर काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर नए नए नाम सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक मत पार्टी नहीं हो पा रही है, और संघ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में इन जो संघ की गढ़ की सीटें हैं वो हारना नहीं चाहिए। तो इसी में बीच में जो संघ की ओर से संकेत मिले थे, उस बीच में बड़े बड़े नाम चले थे कि भोपाल से ये उतर सकते हैं, विदिशा से ये उतर सकते हैं, तो किसी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बनी। तो आज जो बैठक हो रही है तो वो सीधे तौर पर भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे अलग कहे कि हमारी रणनीति अलग है, संघ का काम अलग है। बेशक संघ की बैठक होती रहती है, आए दिन और हर महीने बैठक होती है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें ये मुद्दा प्रमुखता से है कि चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा, खासकर जो संघ के गढ़ की सीटें हैं वो कैसे बचाई जाएंगी, इस पर गहन मंथन होना है मनोज जी। निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गहन मंथन होना है, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तब पहले तो संघ की राय मानने की बात की जाती है, लेकिन जब टिकट वितरण होता है
अपने चहेतों पर दाव लगा दिया जाता है। जब सब कुछ हार देते हैं, जब सब कुछ लुटा के होश में आते हैं, इसके बाद से फिर से वही राग शुरू कर देते हैं कि संघ की शरण में जाएंगे। संघ भी आखिर कब तक टेका लगाएगा? दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के साथ अभी जो लीडरशिप का अभाव है, खासतौर से अगर हम बात करें कि जो गिनती के 4-5-6 बड़े लीडर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं उनके पास या तो कोई महत्वपूर्ण प्रभार है, या जिनके पास प्रभार भी नहीं है, बड़े नेता जिनको जो स्वयंभू कई सारे बड़े नेता हैं वो रूट के घर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में संघ भी क्या कर पाएगा? मनोज जी, जो मैं रामेश्वर जी आपको रोकूंगा। हमारे साथ संघ मामलों के जानकार दीपक शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। दीपक जी, संघ की जो अपनी बैठक वो अपनी जगह, लेकिन जो बीजेपी के गढ़ है, विदिशा है, इंदौर है, भोपाल है, खासतौर से भोपाल की चुनौती इसलिए बड़ी हो गई कि दिग्विजय सिंह खुद मैदान में है। अभी तक बीजेपी यहाँ पे प्रत्याशियों का अभी तक चयन नहीं कर पा रही है, इंदौर में, गुना में, भोपाल में, विदिशा में। तो क्या आखिर डर है बीजेपी को कि उनके गढ़ खोने का डर है, और आखिर में फिर घूम फिर के संघ की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि टिकट वितरण में तो वो उनकी राय को दाग पर रख देते हैं। देखिए, अभी चुनाव के मतदान में समय है, नामांकन में समय है, यथा समय वो निर्णय कर लेंगे कि किसको खड़ा करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके पास कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जहां वो रहता है, वो किसी को भी पराजित करने की क्षमता रखता होगा। और भोपाल, इंदौर, ये गढ़ है। जब गढ़ कह रहे हैं तो गढ़ व्यक्ति के नहीं होते, पार्टी के होते हैं। पार्टी किसी को भी लड़ाएगी, यहाँ से पार्टी जीतेगी। जहां तक संघ का सवाल है, संघ तो जागरण का काम करता है। उसका पहला उद्देश्य है 100% मतदान, अधिकांश लोग अपने मत का प्रयोग करें, मतदान डालें, ये संघ का प्रयास है। दूसरा, जिस प्रकार की देश में वातावरण है, जिस प्रकार को देश को तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय हैं, उनका प्रतिकार करना, ये संघ निश्चित रूप से समाज को बताएगा। और देश की सुरक्षा की जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस प्रकार से पुलवामा में हुआ, जिस प्रकार से बालकोट हुआ, ये सारी चीजों का सामने संघ उसको लोगों को बताएगा, और एक प्रखर राष्ट्रवादी सरकार का चयन हो, ये संघ की कोशिश करेगा। तो सर, लेकिन जो संघ की थीम थी कि एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, जो पिछले साल का जो दलित आंदोलन है, निश्चित रूप से उसको बड़ी ठेस पहुंची है संघ के इस आंदोलन को। और जिस प्रखर राष्ट्रवाद की आप बात करें, तो बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, उसकी थीम भी वही है कि राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद। तो यानी मान के चला जाए कि दोनों एक ही सिक्के के एक ही पहलू हैं। ये तो पूरा समाज उसी का है। नहीं, मैं तो संघ और बीजेपी का कह रहा हूँ। दृष्टिकोण हो सकता है, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो स्पष्ट रूप से ये मानता है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सब एक जैसे हैं, सब भ्राता तुल्य हैं, सब में एक ही वंशजों का खून है, सबके पूर्वज एक हैं। तो इससे तो एक शमशान, एक कुआं, ये तो एक हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का, लोगों के सबके समभाव का एक माध्यम है। लेकिन सर, उसको कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची है। प्रॉब्लम और किसको ठेस पहुंचती है? इसी आपका जो आप जिस थीम की बात कर रहे हैं, जो खासतौर से पिछले साल की दलित हिंसा हो, तो ये तो आज से थोड़ी है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, उसके पहले से जब मुस्लिम लीग बनी थी, तब से देश को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। दुर्भाग्य से 1947 में हम इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो उसका विदेश का विभाजन नहीं रोक सके, पर अब किसी भी प्रकार की ताकत को ये करने नहीं देंगे। तो सर, बालाकोट एयर स्ट्राइक और बालाकोट की छाया से अगर निकल कर देखे तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए, खासतौर से संघ के नजरिए से देखा जाए तो? नहीं, हर चुनाव, आम चुनाव देश में एक नई दिशा देता है। और आम चुनाव है, 2014 में हुआ था, अभी होगा, आगे भी होंगे। तो चुनाव में जो समाज नया आता है, नए मतदाता आते हैं, उनके पास अलग अलग प्रकार से लोग पहुंचते हैं। उसमें एक बात स्पष्ट रूप से आना चाहिए, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। ये इसमें जो भी राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि का भाव लेके काम करते हैं, उनको लोग मतदान करें, इस बात का जागरण संघ करेगा। लेकिन सर, राष्ट्र सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, जैसे आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा था कि मेरे लिए देश पहले, पार्टी फिर मैं हूं। लेकिन आपकी जो मतलब आपकी जैसे बीजेपी के जो लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जब वो टिकट कटता है तो वो बागी होकर मैदान में उतर जाते हैं, चाहे वो बोध सिंह भगत हो। तो क्या आपको लगता है कि संघ की शिक्षा में कहीं कोई कमी रह गई है? ऐसा है, किसी एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सब प्रथम श्रेणी में पास नहीं होते होंगे, या सबके सब प्रथम स्थान पे नहीं आते होंगे। जो जैसा ग्रहण करता है, उस हिसाब से वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। उन्होंने जितना लगा होगा, जब भी व्यक्ति का अपने खुद के प्रति भाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपने बारे में सोचता है। राष्ट्र के प्रति सोचेगा तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती है। यदि पार्टी ने तय कर दिया है, जो तय करा उसके लिए काम करना है, उसमें क्या सोचने की बात? बिल्कुल, जो पार्टी तय करे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।
तो रामेश्वर जी, आपने सुना कि जो जैसा ग्रहण करेगा वो वैसा देगा। बहरहाल जो बड़ा संकट है कि जो महाकौशल, जो बीजेपी अब से 15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो कंफर्ट जोन में थी, जो सर्वे निकल कर आ रहे थे कि बीजेपी को 20+ सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये जो स्थितियां बनती दिख रही हैं, बालाघाट की बात करें हम, शहडोल की बात करें हम, बैतूल की बात करें हम, राजगढ़ की बात करें हम, मंदसौर की बात करें हम, तो ऐसे में बीजेपी के साथ साथ संघ की कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि हालांकि दीपक जी तो मना कर रहे हैं कि वो तो एक संगठन के तौर पे काम करता है संघ, लेकिन एक पॉलिटिकल विचारधारा की अगर बात करें तो बीजेपी तो उनका अनुषंगिक संगठन है ही सही। नहीं मनोज जी, वो जो दीपक जी ने बोला है कि संघ क्यों राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक है कि संघ 100% मतदान के लिए जागरूकता करना है, या जो उनकी नोटा के खिलाफ इशू है, नोटा के खिलाफ जाने के लिए, ये इलेक्शन टाइम पे क्यों करता है? बिल्कुल। पंचायत चुनाव में क्यों नहीं करता, या अदर जो होते हैं उन अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? कई राष्ट्रवाद के मुद्दे आते हैं तो इलेक्शन टाइम में इनको क्यों आज़ाद दी है? पहला इशू है। दूसरा चीज़, आपने दूसरा क्वेश्चन किया था आपने कि विरोध हो रहा है प्रत्याशी के यहाँ। आज मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने 21 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, है ना। उसमें आप 10 सीटों पर इनका विरोध हो रहा है। उसका कारण यह है कि 50% मान लिया जाए, 50% मान लिया जाए, हो ही रहा है वो। ऐसा नहीं हो रहा कि छोटा मोटा विरोध हो रहा है। आपको मैं विधानसभा चुनाव में के दरमियान लेना चाहूंगा। उस दौरान क्या है कि पार्टी ने जो विरोध कर रहे उन नेताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया था। चाहे वो कुसुमरिया जी रहे हों या अपनी कुसुम मैदले जी रही हों या जो भी नेता रहे, जिनको इन्होंने नजरअंदाज किया, जितने नेताओं के टिकट काटे, चाहे वो अपने सरताज सिंह रहे उनका नहीं मनाया हो, और भी रहे, उतनी सीटों से इनकी सरकार गई है मनोज जी, उनकी उतनी सीटें इनकी सरकार गई है। तो वो स्थिति ये क्या है, इसमें लोकसभा चुनाव में दोहरा रहे हैं। जो पार्टी के नाराज नेता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन क्या है कि उनकी सुनो तो, उनके जो मौजूदा सांसद है उनके हटा के उनका टिकट काट के आप किसी नए बंदे को दे रहे हैं, तो उनकी कुछ राय तो जानिए। आप सीधा नाम दे रहे हैं, ये फिक्स होगा, तो उसको उनको नागबार को लग रहा है, उनको लग रहा है नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी में एक पहले परंपरा थी, जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे वो एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आते थे, यानी कि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो विरोध के स्वर में बात करें। उनका ये काम था, वो एक तरह से सेफ्टी वॉल के रूप में काम करते थे कि जो कार्यकर्ताओं नेताओं का आक्रोश है उसको बाहर निकालते थे। अभी के जो संगठन महामंत्री हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, अभी लोकसभा में भी देख रहे हैं। पिछली बार भी रामकृष्ण कुसुमारिया की बात हो, प्रभात झा उनको मनाने पहुंचे, उन्होंने इनकार कर दिया। इस बार बोध सिंह भगत को मनाने प्रभात झा पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, इनकार कर दिया। तो जो एक भूमिका होती है प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी में, और जो संगठन महामंत्री, खासतौर से संगठन महामंत्री की, वो आपको नहीं लगता कि वो उस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं? मनोज जी, ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है, जो कि आप 2-3 संगठन महामंत्री की बात कर रहे हैं, चाहे कप्तान सिंह सोलंकी रहे हैं या वो अपने माखन सिंह रहे हैं, उनके बाद अरविंद मेनन जी, उनको 2 का लंबा समय उन्हें रहा है। तो उनका जो कार्यकर्ताओं से अटैचमेंट था वो मतलब इनकी अपेक्षा ज़्यादा था। और नए जो संगठन मंत्री हैं सुभाष भगत जी, थोड़े रिजर्व हैं कार्यकर्ता। तो कहा अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया है, विधानसभा चुनाव करा चुके हैं, लोकसभा चुनाव, लेकिन उनका स्वभाव है, उनको स्वभाव उनका लगेगा मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरे संग। दूसरे तरीके पार्टी की कार्यकर्ताओं की बात कम ही सुनते हैं, अपेक्षा हमें कहानी जी वही है। दूसरी चीज, पहले जो रहे थे अरविंद मेनन जी रहे हैं, तो उनका जो है कि पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चाहे रात के 12 बजे आए, उसकी सुनते जरूर थे, उसको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी उनकी थी। वो किसी भी सूरत में, वो चाहे वो आक्रोश से भरा हुआ था, लेकिन वो जो उनके कच्चे से बाहर निकलता था, वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलता। ये उनकी क्वालिटी थी, जो अब ये नहीं है। इसका कारण ये है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये नाराज नेताओं नहीं मना पाए, अभी भी नहीं मना पा रहे हैं। खुद सुभाष भगत जी वो बोध सिंह भगत को मनाने गए थे, लेकिन नहीं मने, वो खुल के मैदान में आ गए पार्टी में। ये संगठन महामंत्री, बात यह है कि उन बोध सिंह भगत का जो बालाघाट में 2 खेमे हुए हैं, एक ढाल सिंह बिसेन का समर्थन गौरीशंकर बिसेन कर रहे हैं, जी जी, और बोध सिंह भगत का समर्थन जो प्रहलाद पटेल है उनका खेमा कर रहा है। यानी पार्टी भी एक तरह से 2 फाड़ होती नजर आ रही वहां। तो ये जो नुकसान है, इससे कैसे उभर पाएंगे? क्योंकि इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव आना है या और भी चुनाव आना है, और इसका कारण ये भी मान लिया जाए कि विधानसभा में जिन बागियों पर कार्रवाई नहीं की, उससे बाकी बागियों के हौसले बुलंद हुए। जी मनोज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखो, इसमें आप थोड़ा जाएँ 10-15 साल पहले जाएँ, जब 2003 में जाएँ, जब जगवीर सिंह जी की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई थी मध्य प्रदेश में कि ये गुट बन गया, वो गुट बन गया, सेम कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आज शिवराज जी की सरकार जाने के बाद में मध्य प्रदेश में कई पावर सेंटर बनते जा रहे हैं।
पहले अकेले थे शिवराज जी, वही संगठन चलाते, वो सरकार चलाते, लेकिन आप देखिए राकेश सिंह की दिशा अलग है, शिवराज जी की दिशा अलग है, गोपाल भार्गव की दिशा अलग है, और भी जो नेता वो अलग दिशा तय कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप ये लोकसभा चुनाव के बाद में आपके जो कह रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव है, उनमें ये स्थिति बनने देखने की हर सीट पे जहां विरोध हो रहा है वहां दो गुट है, गुट भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे वो सीधी का गुट हो, चाहे वो इंक्लूडेड नरसिंह तोमर दोबारा अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुरैना अभी खबरें आ रही गोविंद मिश्रा बीजेपी छोड़ने वाले, हो सकता है कि आज दोपहर में वो छोड़ भी देंगे। जी। लेकिन एक चीज और है कि जो बड़ी लीडरशिप थी, अगर हम बात करें कि राकेश सिंह को वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में उलझे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान को पार्टी लगातार भ्रमण करा रही है, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अभी उतनी अपील नहीं है, नरोत्तम मिश्रा भी उत्तर प्रदेश के प्रभार में, तो बीजेपी के पास तो लीडरशिप ही नहीं भोपाल या मध्य प्रदेश में। और जो बचे भूपेंद्र सिंह जैसे लोग, जिनको पत्नी को टिकट नहीं दिया तो वो नाराज होकर घर बैठे हुए, हालांकि उनका भी एक क्षेत्र में प्रभाव है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी भी अपील नहीं है। लेकिन ये जो एक सेकंड लीडरशिप का जो अभाव है बीजेपी में, तो क्या ये सही समय नहीं कि कोई नई लीडरशिप निकाल के बाहर लाई जाए और जो बीजेपी को भी मजबूत करे? इससे तो मनोज जी मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपोजिशन में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई थी, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह सरकार जाने के बाद में कांग्रेस के पास सेकंड लीडरशिप नहीं थी, वो अब खड़ी गई है। 15 साल बाद धीरे धीरे संघर्ष करते करते खड़ी हुई है। तो ये स्थिति ये सरकार में रहते हुए इनने क्या किसी को उभरने नहीं दिया कि शिवराज की बात कौन होगा, बिल्कुल गोपाल भार्गव की बात कौन होगा, नरोत्तम मिश्रा की बात कौन होगा, नरसिंह तोमर की बात कौन होगा, ये इन्हें निकलने नहीं दिया। ये मौका है अपोजिशन रहते हुए कि नए नेताओं को पैदा करें। लेकिन ये गलती, ये चूक तो वो विधानसभा चुनाव में कर ही गए। वो मौका था कि महिलाओं पर, युवाओं पर दाव लगा सकते थे, लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने किया कि अगर हम मंत्रिमंडल देख लें कांग्रेस का, 28 में से मुझे लगता है कि कम से कम आधे ऐसे होंगे जो 40 या उसके अंदर होंगे। बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं बचा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष को देख लें तो हो सकता है कि उनको देख के युवाओं को शर्म आ जाए, क्योंकि उनका जो कार्यशैली है या जो उनके कामकाज की पद्धति वो बुजुर्गों को मात करती है। अगर पिछले दोनों तीनों अध्यक्ष हम देख लें, जो इस बार के छोड़ दें या पिछले वाले अमरदीप को भी देख लें, तो कम से कम आप जो सही कह रहे हो कि कांग्रेस से भी सीख ले सकते हैं। दूसरी एक बात और है कि इस चुनाव की अगर बात करें कि अभी तक मुद्दे, पहले फेज का चुनाव होने वाला है, नामांकन कल हो चुका है, 29 तारीख को चुनाव है, 27 की शाम को प्रचार थम जाएगा, मुश्किल से 15-17 दिन का समय बचा है, लेकिन ऐसा कोई उभार मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची तक कल जारी की है और उसमें कई ऐसे चेहरे हैं, बीजेपी की भी अगर हम बात करें, जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिनकी अपने क्षेत्र में, जो अपने वार्ड में अगर आज उनको चुनाव लड़वा दे तो वो चुनाव हार जाए। जो उबार वाली बात जो तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं उसमें। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो उलझे हुए हैं। शिवराज जी अभी विदिशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे लोगों को टिकट मिल जाए, वो चाह रहे हैं कि मैं भोपाल के जो भी है मेरे लोग आए। ऐसे ही इंदौर में दूसरे नेता हैं, इंदौर के वो कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भले के पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन इंदौर सीट के लिए है, भाई इंदौर सीट में मेरी पसंद का बंदा आना चाहिए। ये स्थिति राकेश सिंह जी की है, राकेश सिंह जी के वहाँ विरोध हो रहा है, वो लोग किसी एन कैंडिडेट के मेरी सीट निकलना चाहिए, मुझे यहाँ खतरा हो सकता है। तो वो नेता लोग उलझे हुए हैं, वो क्या दूसरी सीटों पर अपेक्षा का ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। नरसिंह तोमर ने वो 4 दिन पहले बात कही, मेरा भले ही उनका टिकट मुरैना तय हो चुका है लेकिन उनको कहना पड़ा कि मैं अभी तय नहीं है कि यहाँ से लड़ूंगा। वो खुद उलझे हुए असमंजस की स्थिति में है। सुमित्रा महाजनी ने को पत्र लिखना पड़ा कि पार्टी क्लियर करे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी यहाँ से, तब भी पार्टी ने किया। तो उसका जो वार नहीं आने का, पार्टी शांत बैठे हुए हैं नेता मध्य प्रदेश में, उसका मेन वजह यही है कि नेता उलझे हुए हैं सीटों पर, अपने बड़े बड़े नेता है। बिल्कुल मनोज जी, निश्चित रूप से नेता उलझे हुए हैं, ऐसे में संघ भी क्या करेगा। बहरहाल रामेश जी, सोमेश्वर जी, हमारे साथ चर्चा में भाग लेने की बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से बीजेपी भले संघ की शरण में हो, लेकिन जब तक वो अपने बागियों को नहीं मनाएगी, जब तक सेकंड लीडरशिप डेवलप नहीं करेगी, तब तक इन स्थितियों से उसको हर बार लगातार हर चुनाव में 2-4 होना पड़ेगा। एक दूसरे का मुंह तकना पड़ेगा कि अगर ये नहीं मानेगा तो कौन, या ये नहीं होगा तो कौन, वो नहीं होगा तो कौन। तो निश्चित रूप से उस उहापोह से निकालने का काम भी हो सकता है कि आगे पीछे संघ को ही करना पड़े। और जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि पूरे के पूरे 10 सांसदों को घर बिठा दिया गया, तो किसी दिन हो सकता है कि अगले चुनाव में ये स्थिति हम लोग को देखने को मिले और फिर एक नई लीडरशिप उभर कर सामने आए, जो हो सकता है किसी एक पार्टी के विशेष हित में भी हो, प्रदेश के हित में भी हो और बाकी लोगों के हित में भी हो। तो बहरहाल मिड डे मुद्दा में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।